भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के स्वर्णिम जयंती के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ तथा राष्ट्रीय संयोजक उदय पन्ना एवं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। इनके सौजन्य से महान हस्ती और उनके योगदान को साझा करने का मौका मिला है। मैं देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को याद करते हुए फख्र महसूस करती हूँ तथा उनके जीवन दर्शन से प्रेरित होकर प्रेरणा पुंज को सकारात्मक भारत आंदोलन के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे महान हस्ती को मैं आरजेएस परिवार की ओर से सत सत नमन करती हूँ। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति पद पर बने रहने वाले दूसरे मुस्लिम व्यक्ति थे। इनके पिता पूर्वोत्तर से एमडी की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका जन्म 1905 ईस्वी को भारत में नई दिल्ली के हौज काजी बाग में हुआ था। इनके पिता असमी व्यक्ति थे, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सरकारी हाई स्कूल से हुई थी। उच्च शिक्षा दिल्ली के सेंट स्टीफन तथा सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज से की थी। 1928 ईस्वी में लाहौर हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया था। 1925 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी की से मुलाकात के बाद इनके ज़िंदगी के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हो गई थी। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आजीवन सदस्य बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनकी सक्रियता और सहभागिता थी तथा 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन्हें 3.5 वर्ष जेल में रहने की सज़ा भी सुनाई गई थी। वे असम प्रदेश कमेटी के सदस्य भी थे तथा कई मंत्रालय में भी बने हुए थे। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक विकास और पूंजी लॉ जैसे विभाग सौंपे गए थे। 1974 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया और 20 अगस्त 1974 को वे भारत के दूसरे मुस्लिम धर्म से नियुक्त किए गए राष्ट्रपति बने। 1975 में भारत में आनी बानी के समय में राज्य के मुख्य लीडर के रूप में भी संवैधानिक अधिकारों का उपभोग करते थे। 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति कार्यालय में शांत होने वाले दूसरे राष्ट्रपति थे। कार्यालय में दैनिक नमाज की तैयारियां करते समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय उनकी उम्र महज 72 साल थी। 1975 में यूगोस्लाविया की यात्रा के समय कोसोवो में प्रिस्टीना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि फुटबॉल उपाधि दी थी। उनकी नियुक्ति असम फुटबॉल और असम क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर कई बार की गई थी। इसके साथ साथ वे आज असम स्पोर्ट काउंसिल के उपाध्यक्ष भी थे। 1975 में यूगोस्लाविया की यात्रा के समय कोसोवो में प्रिस्टीना यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि देकर सम्मानित किया था। ये फुटबॉल और क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर बने रहे। कई क्लब के सदस्य भी रहे। देश इनके सम्मान में असम में इनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज खोल रखा है। मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आरजेएस परिवार की ओर से सत सत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 50वें अंक में मैं सकारात्मक भारत आंदोलन की ओर से सबका स्वागत करती हूँ तथा मराठा साम्राज्य के महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जाने जाने वाले नाना फडणवीस जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इनका जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था, जो एक अत्यंत ही चतुर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह पेशवा के पद पर विराजमान थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इनके सामने 3 समस्याएं थी: पेशवा पद को स्थिर रखना, मराठा संघ को बनाए रखना तथा विदेशियों से मराठा राज्य की रक्षा करना। इन पर मराठा संघ की नीति के संचालन का भार 1774 से ही आया। मराठा संघ के घटक सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ तथा भोसले भी थे। इनमें परस्पर द्वेष, षड्यंत्र, विप्लव, विश्वासघात आदि घृणित कार्य होते रहते थे। अतः इसे नाना फडणवीस ने अपनी दूरदर्शिता और कूटनीतिकता से संघ का कार्य करना शुरू किया और साथ साथ राज्य की व्यवस्था को भी व्यवस्थित ढंग से चलाना पड़ा। सभी सरदार पेशवा को अपना नेता मानते थे, परंतु पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद पेशवा
का नियंत्रण शिथिल होने लगा था। साथ साथ उत्तराधिकारी के पद को लेकर भी षड्यंत्र होने लगा। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए नाना फडणवीस ने मराठा संघ को विच्छिन्न होने से बचाया। अंग्रेज अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, परंतु नाना ने युद्ध करके मराठा के शत्रु अंग्रेजों से पेशवा का साष्टी के अतिरिक्त पूरा राज्य जीत लिया। इस प्रकार नाना ने अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को रोका और संघ को विच्छिन्न होने से बचा लिया। नाना की मृत्यु के बाद ही मराठा संघ का अंत हुआ। नाना फडणवीस एक योग मंत्री के साथ साथ ईमानदार तथा उच्च आदर्शों से प्रेरित व्यक्ति था। उसने अपना पूरा जीवन राज्य के कल्याण में समर्पित कर दिया। 1773 ईस्वी में पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव अर्थात राघोबा द्वारा कर दी गई थी, क्योंकि राघोबा नारायण राव को मारकर मराठा साम्राज्य का पेशवा बनना चाहता था। नाना फडणवीस के विरोध के बाद भी राघोबा ने अपने आप को पेशवा नियुक्त कर दिया। कुछ ही समय बाद नारायण राव की विधवा पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम माधवराव था, जो महज 40 दिनों के अंदर ही पेशवा पद पर विराजमान हो गया। इसकी अल्पव्यस्तता की वजह से मराठा साम्राज्य के कामकाज का संचालन नाना फडणवीस पर दिया गया। ये मुख्यमंत्री बनाए गए। ये अपने पद पर सन 1774 से 13 मार्च 1800 तक मराठा साम्राज्य का संचालन करते रहे। लगभग 26 वर्षों तक इन्होंने मराठों की सेवा की तथा इतना ही नहीं, इनके सानिध्य में मराठा साम्राज्य का विकास और विस्तार हुआ। लगभग 8 वर्षों तक नाना फडणवीस ने 1775 से 1783 तक अंग्रेज सैनिकों का सामना किया। राघोबा अंग्रेजों से जा मिला था। आंग्ल मराठा युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा था। इस युद्ध के अत्यंत राघोबा को पेंशन देने की बात कही थी। मराठा को साष्टी नामक स्थान से हाथ भी धोना पड़ा था। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान ने बलपूर्वक मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया, अपना अधिकार उस पर जमा लिया था। 1789 ईस्वी में इतिहास पुनः बदलने वाला था। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सेना की एक टुकड़ी ने मैसूर पर धावा बोल दिया। इसमें मैसूर के सुल्तान टीपू थे। उन सभी क्षेत्रों को नाना फडणवीस ने पुनः हासिल कर लिया। 1789 ईस्वी में अंग्रेजों और निजाम एक होकर टीपू सुल्तान का सामना कर रहे थे। ऐसे में भी ये इनका साथ हो लिए। मैसूर के तृतीय युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई। इस तरह से नाना फडणवीस ने अपने अदम्य साहस और हिम्मत से मराठा साम्राज्य के सम्मान की रक्षा की। 13 मार्च 1800 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। हम इन्हें आरजेएस परिवार की ओर से सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।